नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। एक बार फिर से मौत के वायरस ने भारत में अपनी रफ्तार को तेज कर दिया। कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है और देश में इस वक्त 3,207 कोविड के एक्टिव केसेस आ चुके हैं, जिसमें 4 दिन में करीब 168% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिल्ली में कोविड से पहली मौत का मामला भी सामने आया, जहां राजधानी दिल्ली में एक 60 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केसेस की बात करें, 294 मामले दिल्ली में सामने आ चुके हैं। केरल में सबसे ज्यादा कोविड के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां पर कोविड पेशेंट की संख्या 1,147 पर पहुंच चुकी है। दिल्ली से सटे हुए नोएडा में भी कोविड संक्रमित लोगों की संख्या में उछाल दर्ज किया गया। नोएडा में एक्टिव केसेस की संख्या 57 तक जा पहुंची है और बीते 24 घंटे में 14 नए केसेस भी सामने आए। महाराष्ट्र की बात करेंगे, यहां पर भी कोविड तेजी के साथ बढ़ रहा है। 681 यहां पर कोविड संक्रमितों की संख्या आ चुकी है और 24 घंटे में 84 नए केसेस सामने आ चुके हैं। ये आंकड़े काफी हैं बताने के लिए कि देश में एक बार फिर से कोविड वायरस रिटर्न हो चुका है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, कोविड हाइजीन का पालन करें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। आज एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे करेंगे उपायों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट की बाइट सुनिए। कोविड को लेकर आज की डेट में अपडेट यह है कि अब तक गौतम बुद्ध नगर में जो टोटल केसेस 57 है, जिसमें से 27 फीमेल है और 30 मेल है। पिछले 24 घंटे में जो नए मामले आए हैं वो 14 मामले हैं। अभी तक मोस्टली सभी जितने भी पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में है और हमारा रेगुलर उनको मॉनिटरिंग और कॉलिंग कराई जा रही है। अभी गाइडलाइन जो हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। अभी अलग से जो गाइडलाइन की रिगार्डिंग बात करें तो आज की डेट में पूरे जिले में पीएससी प्लांट जो है ऑक्सीजन प्लांट है उसकी मॉक ड्रिल हो रही है। उसी की तैयारी में मैं भी हूं इस समय। तो आज महत्वपूर्ण सवाल है जिन पर एक्सपर्ट्स की राय जाननी होगी। पहला सवाल आज चर्चा में यही रहेगा, कोरोना की वापसी, चिंता कितनी बड़ी है, क्या करें क्या ना करें, कोविड से कैसे बचें, बात इसकी भी होगी। इम्यूनिटी पर बात, हेल्थ सिस्टम कितना तैयार, देश भर में बढ़ा डर, ये वेरिएंट कितना भयंकर, रूप बदल कर आया वायरस, कितनी चुनौती लेकर आया। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर अनुराग भार्गव, पूर्व सीएमओ गौतम बुद्ध नगर के, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी हैं, सीएमओ आयुष की हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साथ ही स्टूडियो में। और डॉक्टर रामिका चौधरी, एमबीबीएस एमडी हैं, सीनियर कंसल्टेंट भी हैं, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। और साथ ही डॉक्टर रवि कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर नरेश चावला, आपके साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि धीमे धीमे कोविड के केसेस में परसेंटेज वाइज एक उछाल देखने को मिला है। मैं बस इतना समझना चाहती हूं कि अभी हमारे यहां लोग कोविड की अलर्टनेस को लेके कितने जागरूक हैं, या अभी उसको लाइटली लिया जा रहा है। कोविड के केसेस कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, एहतियात क्या बरतनी चाहिए, और अभी के स्टेटस पर आपका कमेंट एज एन एक्सपर्ट सर। पूर्णिमा मिश्रा, मैं स्पष्ट बता दूं, कोरोना का नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं, डॉक्टर कम्युनिटी भी और मरीज भी। लाजमी है 2020 और 21 में जो देखा है, अब उसका मुकाबला अगर आज की स्थिति से किया जाए तो आई वुड कैटेगोरिकली से, बिकॉज दिस इज ए पब्लिक चैनल, आम लोग जरा डर जल्दी जाते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। तो मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट संदेश, नो डाउट केसेस बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2700 केसेस, एक्टिव केसेस ऑल अक्रॉस इंडिया हैं, ऑल अक्रॉस, चाहे तमिलनाडु, केरला में सबसे ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं, दिल्ली, यूपी वगैरह थोड़े इन्वॉल्व हैं, बाकी स्टेट्स भी छुटपुट इन्वॉल्व हैं। तो आप कहेंगे क्या ये एक बहुत बड़े एपिडेमिक की शुरुआत है जैसे पहले हुआ था? तो आजकल जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो सोचती है, ऐसा नहीं है। हमारे विचार में कोरोना हमारे देश में एंडेमिक होकर रह गया है। एंडेमिक मींस कि वो जो पहले हुआ था सब महाद्वीपों में एक साथ हुआ था, दैट वाज पेंडेमिक। तो अभी ना ये एपिडेमिक है ना पेंडेमिक है। एंडेमिक मींस कि जैसे आज से 5 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था तो इन्फ्लुएंजा या वायरल फीवर हुआ करता था, तो कोरोना भी वैसा ही होके रह गया है। तो आम लोगों को कोरोना के नाम से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं बहुत ही कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब पहले भी तो ऐसे हुआ था, पहले छुटपुट केस क्यों थे, फिर एकदम तबाही आ गई थी, अब ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा लग नहीं रहा है। नंबर 1, ICMR, DGHS नजर बनाए हुए हैं।
ऑल अक्रॉस द इंडिया सब स्टेट मिनिस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हम कहेंगे कि डरिएगा नहीं। तो जो एबल बॉडीड है, जो ठीक ठाक लोग हैं, उनको कोई टेंशन नहीं करनी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, अंडर 5 वाले, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और जो एल्डरली एज ग्रुप है 60-65 प्लस, वो एक और ग्रुप जिसको हम कहते हैं रिस्क ग्रुप या वल्नरेबल ग्रुप, इनमें वो लोग हैं जिनको कोई बीमारी पहले से है। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई HIV का पेशेंट है, कोई लंग डिसीज COPD का पेशेंट है, कोई हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर का पेशेंट है, कोई HIV का पेशेंट है। ये वो पेशेंट है जिनको हमें बचाने की जरूरत है। तो आम लोग, आम घरों में कोई भी बुखार होता है, किसको क्या पता ये कोरोना है? ये कोरोना भी हो सकता है, ये बरसातें आने वाली है, ये डेंगू भी हो सकता है, ये मलेरिया भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि अपने घर में बैठिए, होम आइसोलेशन कर लीजिएगा और सिंपल पैरास्टामोल लीजिएगा, और कोई एंटीबायोटिक भी अपनी मर्जी से मत लीजिएगा। लेकिन जो एल्डरली ग्रुप है और जो वल्नरेबल ग्रुप है, उनको बचाने की जरूरत है। उनका RT-PCR बहुत जल्दी टेस्ट होना चाहिए। ये वो वर्ग है जो बहुत जल्दी हताश भी हो सकते हैं, वो अनचाही मौतें भी हो सकती हैं। तो हमें सिर्फ इनको बचाना है। इसके अलावा कुल मिला के ऑल इंडिया स्थिति बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करो, आप अपना मास्क पहनो, आप भीड़ भाड़ में मत जाओ, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, आप अपना सैनिटाइजेशन या हैंड वॉश करो, वो अपने डाइट का ख्याल रखो। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत, पूर्णिमा, मैं स्पष्ट एक कैटेगोरिकल संदेश दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं। आप ही की बात को सर मैं दोहरा देती हूँ। और आज इस चर्चा का जो आधार है वो ये नहीं कि किसी भी तरीके से किसी के अंदर खौफ पैदा करना है, देशवासियों को ये बताना है कि अरे कोविड बहुत तेजी के साथ, नहीं, आपको सिर्फ अलर्ट रहना है। और यही मकसद है इन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने की, कि आप लोगों को अलर्ट किया जा सके, क्योंकि केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर अनामिका चौधरी, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। अभी हमने इससे पहले 3 लहर कोविड की देखी है। अभी बढ़ते केसेस को क्या हम एक कोविड लहर में काउंट करें? इस सब वेरिएंट को क्या हम पहले की तरह खतरनाक माने, या ये तेजी से फैलने वाला सब वेरिएंट है? इसको कैसे देखा जाए? हाय, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर नरेश ने बताया है कि हम इसको बहुत ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट करें, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन। पहले तो हम सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग में समझ लें। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ जो मेन हमारी जो रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो एल्डरली एज ग्रुप है अबव 60 इयर्स, या फिर जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन है, जैसे डायबिटिक है, या फिर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे COPD है, दमा हो गया, एस्मा, और लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, खाली उनको थोड़ा सा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। बाकी इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन, इट इज़ एन एंडेमिक। हमें इसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, इतना पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। एंड यूजुअली जो पेशेंट्स हमारे पास अभी आ रहे हैं हॉस्पिटल में, OPD में, क्लिनिक्स में, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं यूजुअली, फीवर, सोर थ्रोट, खांसी, देन उसके अलावा उनको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे हेडेक, मलेज, ये सारे सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। सो इतना ज़्यादा हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट टेस्टिंग भी हम रेकमेंड कर रहे हैं सिर्फ उन केसेस में जिनमें एक्चुअली या तो सिवियर मॉडरेट सिम्टम्स हैं, या फिर जो पॉपुलेशन एट रिस्क है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। ठीक है। ये JN.1 डॉक्टर अनुराग भार्गव, ये बताया जा रहा है JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन बताया जा रहा है। पिरोला इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जा रहा है। लेकिन साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं, जो सवाल मेरे पास आ रहे हैं, कि अगर हम पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था, और वो वैक्सीन सारी की सारी हम ले चुके हैं, तो क्या वो वैक्सीन इस सब वेरिएंट में कारगर रहेगी या फिर कारगर नहीं रहेगी? बहुत क्लियर क्वेश्चन है ये। वैक्सीन लगे हुए अभी काफ़ी समय हो गया है, तो अब वैक्सीन का जो थोड़ा सा उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए अभी कोई पॉलिसी आई नहीं है, और उसके जो पुरानी वैक्सीन लगी थी तो उसका अभी भी असर है लोगों में, तो उसकी वजह से ये कोरोना जो है उतना ज़्यादा नहीं फैलेगा। और पहले कई लोगों ने तो 3-3 वैक्सीन लगवाई हुई थी, तो उनमें अभी भी असर है, लेकिन कुछ लोगों में इसका असर वैनिश हो चुका है। तो जिन लोगों में कम हो गया है असर, या उनमें इम्यूनोसप्रेसिव पे हैं, या हाईली डायबिटिक हैं, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है,
तो उन लोगों में ये ज़्यादा असर दिखाएगा। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसमें इम्यूनिटी अभी भी है, इस वजह से उतना अभी फैलने की कोई आशंका नहीं है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए सर, बच्चों अभी में मैम ने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि जाहिर है कि उनकी इम्यूनिटी एट द सेम टाइम थोड़ा सा लो उसमें रहती है। जी, बच्चों में तो वैक्सीन लगी नहीं थी, इसलिए बच्चे जो हैं अभी भी वर्जिन हैं, जो अभी नए हुए हैं, तो उनमें ये अभी भी होने की ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन बच्चों में बहुत ही माइल्ड ये बीमारी होती है और बच्चों में मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, हर्ड इम्यूनिटी हमने डेवलप की, हमने 3 लहरों को फेस किया, ऐसे बहुत सारे एक वर्ग रहा है जनसंख्या का जो ऑलरेडी कोविड से गुजर चुका है, जिसको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन एक हो चुका है, जिसकी वजह से एक हर्ड इम्यूनिटी उनकी तरफ से डेवलप कर ली गई है। क्या उसका फायदा है कोविड के इस फेज में या इस सब वेरिएंट के आने के बाद? जी, एक्चुअली जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि होता क्या है कि व्याधि क्षमत्व बोलते हैं जिसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये एक 3 स्टेप होते हैं इसके। जैसे हम लोग आयुर्वेद में डायरेक्टली बताया गया सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज मीन्स होता है बाय बर्थ जेनेटिकली जो इम्यून होते हैं, ठीक ना। कालज क्या होता है समय के साथ, जैसे जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से कई बार। और दूसरा क्या होता है जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, या प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो एक टाइम पीरियड है उसके बीच में उनकी इम्यूनिटी कम है, ओल्ड एज वाले पेशेंट आ जाते हैं उनकी इम्यूनिटी कम है। तो ये एक तरह के कालज। युक्तिकृत में क्या होता है जैसे हमने वैक्सीनेशन ले लिया, या जो आप इस तरह से करें कि हमारा इन्फेक्ट हो गया, हर्ड इम्यूनिटी है। डेफिनेटली जैसे कि अब हम जो देख रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब बताया इन्होंने, अभी नरेश डॉक्टर साहब ने बताया हमारे कि हमने वैक्सीनेशन ले रखा है, हार्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। अब हम उससे बहुत पहले जैसे था उससे ज़्यादा तैयार हैं। हम पहले तो उसके सिम्टम्स नहीं पता थे, अब हमें उसकी हर चीज़ लगभग पता है। लेकिन जो एक नए तरीके से कहते हैं ना, जे अब इसका नामनक्लेचर हो गया। तो एक जैसे अभी ने आपने एक लाइन चलाई थी कि अगर आया है ना रूप बदल के आया है, तो रूप बदल के आया है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है शेर है, तेंदुआ है या लकड़बग्घा है, तीनों का मैनेजमेंट बचने का तरीका है ना। आप वो अटैक करेगा ही, तो आप जो पब्लिक है, मैं तो उससे सीधा यही कहना चाहूंगा कि आप बचाव पे ध्यान दीजिए। वो क्या बन के आया है टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो काम डॉक्टर्स का है, वो देख लेंगे। आपका सिर्फ काम है बचने का। और हार्ड इम्यूनिटी की बात है तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली हर घर में कहीं ना कोई इन्फेक्ट हुआ था, बच्चे भी घर में थे, कहीं ना कहीं वो अच्छी इम्यूनिटी आई थिंक उस बीच में हुआ होगा इन्फेक्शन कुछ लोगों को ऐसे करके। तो हार्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली डेवलप हुई है और ये इस वेरिएंट में भी आपको फ़ायदा देगा। और जो बीमारी होने की जो थी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना कि जैसे पहले हमने जो सिचुएशन देख रखी है। अभी बता रही कि जैसे ये आया है तो इसमें बढ़ते केसेस का परसेंटेज आप कैसे देखते हैं एज कम्पेयर टू जो पहले हमने लहरें देखी कोविड की, उसके कंपैरिजन में दूसरी लहर की तो सब मैं बात नहीं करती, क्योंकि उसमें तो हमने कोविड का एक विकराल रूप देखा है और वो बहुत ही भयावह था। हमने पूरी सिचुएशन देश भर में देखी कैसे ज़्यादा थी। लेकिन अभी परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो तेज़ी बहुत ज़्यादा है बढ़ने की। जो अभी हम देख रहे हैं जैसे कि हम डेली ओपीडी अगर देखते हैं 150 के आसपास पेशेंट अगर रहते हैं, तो वहाँ पे जैसे पहले देख रहे थे नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत तेज बढ़ रहे थे। अभी जो है 10% मतलब 10% आप एवरेज लेके चलेंगे, 10 से 20% के एवरेज से भी कम है अभी। तो अब अगर यही है कि अभी लोगों को पता है, जैसे किसी को कफ कोल्ड हो रहा है तो क्या तो मास्क लगा रहा है, या जो अभी हम बोलते हैं कि नोज मत टच करो, आई मत टच करो, ये सब चीज़ें जो पहले से इतना बताया गया है उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो उतना स्प्रेडिंग नहीं होगी, उससे बचाव रहेगा। इन चीज़ों को फॉलो करने से बचे रहेंगे। डॉक्टर रवि कुमार, कहा जा रहा है JN.1 जो सब वेरिएंट है, वेरिएंट की इम्यूनिटी पर सीधे सीधे अटैक कर रहा है आपके, मतलब आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है। हमने इससे पहले देखा जब पैंडेमिक आया, पहली लहर आई, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और किसी भी तरीके से हमने बहुत एक लंबा समय, मुझे लगता है एक जनरेशन बीत गई, हमने किसी तरीके का कोई पैंडेमिक नहीं देखा। लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी लहर के बाद हमारे अस्पताल, हमारा सिस्टम, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी या फिर बेड्स की अवेलेबिलिटी या लोगों के बीच में जागरूकता, हम एक बेहतर सिचुएशन पे तो है कम से कम, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो चुका है, संभवतः क्या हो सकता है, और सरकार की तरफ से भी हम प्रोएक्टिव मोड में दिख रहे हैं क्या आपको? जी पूर्णिमा, आपने बहुत ही सही बात कही। हमारी प्रिपेयर्डनेस डेफिनेटली पहले से बेटर है, क्योंकि हमने 3 लहर झेली हैं
और बहुत ही रीसेंट है वो, तो 2-3 साल के इंटरवल में ही। और इसलिए एवरीबडी इज़ टेकिंग देयर प्रिकॉशंस। जैसे ही कोरोना का नाम सुनता है हर इंसान डर जाता है। जहाँ तक JN.1 जो सब वेरिएंट की बात हो रही है, इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इम्यून इवेजन हम बोलते हैं। इसमें जो एंटीजन है वो हमारी इम्यूनिटी को इवेड कर देता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो लोग पहले से वैक्सीनेटेड हैं, हो सकता है वो इनसे पूरी तरह से डिफेंड ना कर पाए। सो प्रोबेबली इस पे हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पे लुक आफ्टर कर रही हैं और नया वैक्सीन हमें शायद मिले। दूसरा है कि कोरोना के लिए जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं वो आज भी उतने ही सही हैं जितना 2021-2022 में थे। सो फेस मास्क लगाना, एक डिस्टेंस मेंटेन करना, अगर इन्फेक्टेड है तो क्वारंटाइन होना, और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर हम फॉलो करेंगे, अच्छी हेल्दी डाइट लेना, तो अभी तक इस बीमारी ने बहुत कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं आए हैं। थोड़ा डिफरेंस है ये बाकी के कोरोना से, क्योंकि इसमें ये ना जैसे केवल नहीं है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही प्रॉब्लम्स हैं। कई बार पेशेंट लूज मोशंस, वॉमिटिंग लेके आते हैं एंड यू टेस्ट देम एंड यू विल फाइंड दैट दे हैव कोविड-19। तो ऐसा भी है कि इट्स नॉट जस्ट कि ये केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स लेके आ रहा है। कई बार लूज मोशंस, वॉमिटिंग जैसा, या मसल पेन और फीवर, इस तरीके के भी सिम्टम्स में अगर आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो कोविड-19 आ जाए। एक बार मैं ज़रा सिम्टम्स को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंटली नरेश सर आपसे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि अभी रवि कुमार सर की तरफ से भी कुछ, डॉक्टर रवि की तरफ से भी कुछ सिम्टम्स का जिक्र किया गया है। क्या क्या संभवतः सिम्टम्स हो सकते हैं? क्योंकि अभी हमें ये पता है कि सर्दी जुकाम खांसी है तो हो सकता है कि ये कोविड हो, और इसके अलावा कोई सिम्टम्स हैं जिन्हें आप क्लब करना चाहेंगे ताकि लोगों के अंदर थोड़ी और जागरूकता इसको लेकर आए? ये लार्जली तो सिम्टम्स थोड़ा तेज बुखार, नंबर 1, गले में दर्द, रनिंग नोज, कफ का होना। एक और सिम्टम कुछ पेशेंट्स को सांस फूल सकता है। लोग हमसे अक्सर सवाल पूछ रहे हैं चैनल्स पे कि डॉक्टर साहब इस वाले कोरोना में और पिछले कोरोना में फर्क क्या है? तो सबसे बड़ा फर्क था उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन बहुत ज्यादा होता था। ऑक्सीजन डिप्लीशन का मतलब लोग, हम आपको याद होगा, ऑक्सीमीटर लेके घूमते रहते थे कि मेरी ऑक्सीजन 75 हो गई, 80 हो गई, ये हो गया। इसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन बिल्कुल भी नहीं। जहां तक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात है, जो पेट के सिम्टम्स, कुछ छुटपुट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में लार्जली सिम्टम्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ही हैं। फीवर एंड कफ एंड कोल्ड, और मैलेज, जॉइंट पेन्स हैं, लेग्स पेन है, टांगे खुस रही हैं, ये सिम्टम्स ज़्यादा हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर कुछ आप एक ठीक ठाक इंसान हैं, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो आप बड़े आराम से, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। अपने घर में बैठ के अपने आप को आइसोलेट कर लीजिएगा। अपनी सबसे बड़ा इलाज, गर्मी का मौसम है, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा। हाइड्रेशन, एक 60 साल के आदमी को अगर बुखार हो गया है तो सबसे पहला इलाज है कि उसको कम से कम 60 केजी के इंसान को कम से कम 3 साढ़े 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। हाइड्रेशन, आई वांट टू एम्फसाइज अगेन एंड अगेन, नॉर्मल फूड और अनडिजायरेबल, जैसे कि हमारे देश में गंदी आदत है कि हम केमिस्ट से डिस्पेंसिंग करवा के एंटीबायोटिक अपने आप खाना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक अपने आप नहीं खाइएगा। अगर आपका फीवर 2nd-3rd डे तक डाउन नहीं जाता है तो आप बड़े आराम से डॉक्टर को जाइएगा। आप अपना RT-PCR भी टेस्ट करवाइएगा, अपना ब्लड काउंट कराइएगा। डोंट फॉरगेट पूर्णिमा कि कोरोना के अलावा बुखार के दूसरे कारण भी हमारे देश में चलते रहते हैं, जैसे कि डेंगू भी होता है, बरसात का मौसम है, मानसून आने वाली है, मलेरियाज, दूसरे पेट के इन्फेक्शन वाले केस, ये केस बढ़ते हैं, तो हमें उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो हमें सिर्फ खाली कोरोना ऑब्सेस्ड नहीं बनना। Let us, through your channel, I want to tell everyone, let us not be कोरोना obsessed कि कोरोना ही कोरोना सोचे जा रहे हैं। Yes, ये समझ लीजिए कि कोरोना के इस जैसा कोरोना ये एंडेमिक टाइप वाला है, हल्का वाला है, जिसमें ज्यादा वेवलेंस भी नहीं है और लेथैलिटी भी नहीं है। हम समझते हैं 95 to 98% पेशेंट्स बड़ी आसानी से घर में बैठ के होम आइसोलेट करके सिंपल पैरास्टामोल से वो अपनी अच्छी नर्सिंग केयर से ठीक हो सकते हैं। अप टू द एक्सटेंट
हर बुखार का केस का RT-PCR भी नहीं करवाया जा सकता। अभी तक ICMR ने और DGHS ने और हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी हैं। सब लोग देख रहे हैं। हम समझते हैं कि अगले कुछ दिन या ज़्यादा कुछ वीक्स विल बी वेरी क्रूशियल। अगर केस नहीं बढ़े और आसानी से ऐसे ठीक होते रहे तो हम समझते हैं कि डरने की एक पैसा भी जरूरत नहीं। डॉक्टर अनामिका, आपको लगता है कि कोविड के केसेस में खास तौर पर अगर मैं साउथ के राज्यों की बात करूं तो वहां पर बहुत ज़्यादा एक सर्ज देखा गया है? केरल में 1147 सबसे हाईएस्ट अभी तक है, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र और फिर इधर साउथ के कुछ तमिलनाडु या कर्नाटक ऐसी जगहों पर केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में भी इनफैक्ट 265 केसेस आ चुके हैं। तो ऐसे में साउथ में इसका फैलना कोई ख़ास वजह कि वहाँ पर पहले और ज़्यादा फैला है? बाकी देशों में अभी क्या स्थिति है कोविड को लेकर, क्योंकि बाकी देशों में भी केसेस सामने आ रहे हैं, वो भी एक अलर्ट मोड पर जा चुके हैं। और दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेमैन एक ऑब्जर्वेशन है मैम, कि कोविड फटीग में लोग चले गए पहले दूसरी तीसरी लहर में। उन्हें लगा कि ठीक है, ऐसा लगता है अब तो ये मौसमी बीमारी हो चुकी है, तो इसको मौसमी बीमारी ना समझते हुए उसी तरीके की अलर्टनेस को मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी समय रहते। ओके, सो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि मेनली जो इसका जो इन्फेक्शन होता है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्प्रेड कैसे होता है। मेनली जो कोरोना का स्प्रेड होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। दैट मीन्स जो अगर आप छींक रहे हो, खांस रहे हो, आपके जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, या तो कोई दूसरा पेशेंट या डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ रहा है, या फिर वो सरफेस जिसको हम फोमाइट बोलते हैं इन द मेडिकल टर्म, कि कोई भी सपोज मैंने खांसा छींका, उसके बाद मैंने डोर का नॉब टच कर दिया, उसके बाद मेरे जाने के बाद हॉस्पिटल में किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी और इंसान ने सेम नॉब टच कर दिया, सो इट बिकम्स अ फोमाइट, अ सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सो वी हैव टू ब्रेक दैट चेन ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो मेन जो साउथ में या बाकी जगह पे भी केसेस हो रहे हैं, ओवर क्राउडेड एरियाज, देन पीपल आर नॉट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, या फिर फोमाइट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, खांसना, छींकना, ये सारा जो ट्रांसमिशन का साइकिल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, we have to break that transmission का cycle so that the other person does not get infection. इसीलिए we have to maintain our hand hygiene, we have to maintain all the precautions जो हम पहले भी कर रहे थे। जो first 2-3 जो हमने waves देखी हैं, उसमें जो हमने precautions maintain किए हैं, बहुत important है कि हमें इस बार भी वो सारे preventive measures लेने हैं so that हम लोग इस transmission के cycle को break कर सकें। So that ठीक है मैम। डॉक्टर अनुराग, सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है, और मैं बहुत प्रैक्टिकली ये बात कह रही हूँ, मैं अपने आसपास अवेयरनेस नहीं देख रही हूँ। मेरे आसपास जितने लोग हैं, मैं अभी लोगों को मास्क लगाए हुए बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि बच्चे पार्क में खेलने के लिए अपने समय अनुसार जा रहे हैं, कोई प्रिकॉशंस मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वो बाकायदा वॉक कर रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हैं। जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर लोग उसी तरीके से, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मास्क का इस्तेमाल मैं बहुत कम देख रही हूँ। अब इसका मुझे रीज़न आप समझाइए कि क्यों? क्या लोगों को लगता है कि अच्छा 3 लहर हमने झेल ली, हम चौथी के लिए तैयार हैं, हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, यानी हम आत्मविश्वास में हैं, या फिर हम अभी भी लापरवाही की स्टेज पे हैं? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी जो पहले डेवलप हो गई थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो गई है। और दूसरी बात ये है कि अभी शुरू में केसेस इसीलिए ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और जब थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके बाद लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ जाएगी, और जैसे पहले मास्क पहनते थे और ज़रूरत नहीं होती थी तो घर से नहीं निकलते थे, वो सब शुरू हो जाएगा। अभी इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने वाली चीज़ें हैं, जैसे अब हम लोगों को स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इंक्यूबेशन पीरियड में कोई भी आदमी जो है उसमें एक स्विमिंग करके आ जाता है तो उसके वायरस जो है पूरा, क्योंकि मुंह पानी में डुबोता है वो अपना, तो स्विमिंग पूल में वो इन्फेक्ट हो जाएगा, और पानी स्विमिंग पूल का जब बदला जाएगा तब तक तो वो इन्फेक्टेड रहेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। दूसरी चीज़, एसी का भी उपयोग जो है, जनरल एसी का उपयोग भी थोड़ा कम हो जाना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड एसी। हाँ, सेंट्रलाइज्ड एसी का, जिससे कि इन्फेक्शन जो है रीसर्कुलेट ना हो जाए उस कमरे में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई एम श्योर आप गौतम बुद्ध नगर में ही रहते होंगे।
साथ ही साथ वहाँ तो सोसाइटी कल्चर, और आपने क्योंकि स्विमिंग पूल का जिक्र किया है जी। तो मुझे तो लगता है कि अभी बच्चों का क्योंकि वेकेशन का समय है तो स्विमिंग पूल का तो जमकर इस्तेमाल हो रहा जम के है। हो तो रहा ऐसे में आधिकारिक तौर पर ये गाइडलाइंस आनी ज़रूरी हैं या सोसाइटी सेल्फ अवेयरनेस के साथ इस डिसीजन को उनको लेना चाहिए? नहीं, पिछली बार हम लोगों ने स्विमिंग पूल बंद होने के ऑर्डर्स किए थे, एसी का भी उपयोग कम करा दिया था, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये शुरू हो जाएंगी। मास्क के लिए कंपलसरी कर दिया था, पुलिस चेक कर रही थी कि इवन जो कार में 3 लोग अगर बैठे हैं तो तीनों को मास्क लगाना होता था। तो ये सब चीज़ें अभी शुरू होने वाली हैं और ये शुरू होने के बाद जो है ये सारे आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक तो है। अभी जो जनरल उसमें है कि 3 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस बनाएं। पहले हर ऑफिस के बाहर सैनिटाइजर्स रख दिए गए थे, मास्क रख दिए गए थे, बिना उसके अंदर जाने का अलाउ नहीं किया गया था। तो ये सब चीज़ें अभी जब शुरू हो जाएंगी तो केसेस एकदम से घट जाएंगे और काफ़ी ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। रवि सर, एक और बात यह है कि जैसे मैंने इससे पहले वैक्सीन्स का जिक्र किया, सर ने भी कहा कि अब क्योंकि असर कम हो गया है तो आपने भी कहा कि बूस्टर डोज की उतनी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन ये भी एक ऐसा वर्ग भी था जिसने वैक्सीन्स नहीं ली थी। उनके लिए ये कोविड की लहर किस तरीके से उनको परसीव करनी चाहिए, उनके लिए कितना ज़्यादा बड़ा खतरा है? और दूसरी तरफ अब तो सब मैं जानती नहीं हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या जो वैक्सीन्स पहले लगी वो अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में? अगर अब लोग सोचें कि हम वो पहले वाली वैक्सीन्स ले लें तो क्या उनकी अवेलेबिलिटी है, या हम नई बूस्टर डोज और अभी के हिसाब से डेवलप की गई डोज का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है? मैम, जहाँ तक पहले के लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए उनका सवाल है, मुझे लगता है जो सेकंड फेज़ था कोविड-19 का उसमें ऑलमोस्ट सारे लोग इन्फेक्ट हो गए थे। जो शायद वैक्सीनेटेड थे उनको माइल्ड सा इन्फेक्शन होकर रह गया, जो नहीं वैक्सीनेटेड थे उनको बीमारी हुई और या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होके वो ठीक हो गए। सो जहाँ तक इन्फेक्शन या एक्सपोजर का सवाल है, ऑलमोस्ट सारे लोग ही एक्सपोज थे उससे, और उसके बाद जब वो रिकवर कर गए तो डेफिनेटली उनके बॉडी में उससे इम्यूनिटी डेवलप हो गई। आप जब वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीनेशन भी कुछ इसी तरीके की प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, वायरस के एंटीजेंस आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं और बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। नेचुरल इन्फेक्शन उससे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। सो जहाँ तक जो हेल्दी लोगों का सवाल है उनके लिए कोई ख़ास चिंता की विषय नहीं है। जहाँ तक जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, चाहे वो 65 इयर्स ओल्ड एज लोग वाले लोग हों या यंग चाइल्ड हों जिनको उस समय भी वैक्सीनेट नहीं किया गया था और अभी वो काफ़ी छोटे हैं, उनकी इम्यूनिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, या कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि किसी को किडनी फेलियर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, ऐसे लोग वल्नरेबल हैं और इन्हें इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस हो सकता है। बट पुरानी वैक्सीन इस नए वेरिएंट के लिए कितनी इफ़ेक्टिव होगी ये कहना मुश्किल है। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये वेरिएंट बढ़ रहा है, डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी और आई नई थिंक वैक्सीन पे से काम चल रहा है क्या? प्रोबेबली यस, कुछ ना कुछ नया वैक्सीन आएगा, बट पुराना कितना इफेक्टिव होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। नीरज साहब, कहते हैं कि कोविड कहीं पर गया नहीं था, कोविड बस छिप गया था, और छिपा हुआ वायरस कब वार कर दे तो ये आपको पता नहीं है, किस तरीके से वार कर दे ये आपको पता नहीं है। डेफिनेटली मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्टनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके आसपास ऑन ग्राउंड कितनी ज़्यादा अलर्टनेस आप देख रहे हैं, और अगर लापरवाही है तो इस लापरवाही का खामियाजा बड़ा हो सकता है, इस बात से तो कम से कम लोग अवेयर हैं। इसमें हाँ सर, बोलिए। ये क्या है ना कि जो आप कह रहे हैं बात सही है, अभी इसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो, मैं देख रहा हूँ जो पेशेंट्स चाहे क्यू में बैठे हों, अभी तक मास्क और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं लगा रहे, कम यूज कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बताए गए थे पहले, उनको सभी को फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट जब वो हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लोग इन्फेक्टेड आते हैं या क्लिनिकल हॉस्पिटल में जाते हैं। मैंने देखा कि अभी ये बात आपकी सही, चाहे क्यू में लगे हों
कुछ लोग तो लगाते हैं, बाकी अभी आप बहुत अगर minor देखें- percentage बहुत है, बहुत बहुत minor मतलब अगर हम percentage एवरेज है। देखते हैं इक्का तो दुक्का शायद 100 में आपको कोई नजर आता है। 90% नहीं लगाते हैं, नहीं 10% भी मुश्किल से लगाते होंगे, ऐसे मान के चलिए। तो ये जो है उनको चाहिए कि अभी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करना चाहिए सभी को, स्पेशल जब भी वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं या कहीं पे पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे है, वहाँ पे हमें पता नहीं होता है किसको इन्फेक्शन है। और जैसे कोई छींकता है, बहुत सारे पेशेंट हैं जैसे कफ कोल्ड के साथ आते हैं और वो छींक रहे हैं या उनको फीवर है, तो अभी आपको नहीं पता होता है। और ऐसे पेशेंट से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो मास्क जरूर लगा के ही हॉस्पिटल में आए, और वैसे भी लगा के रखें तो घर में भी दूसरे भी रहें, अपने को आइसोलेट करके रखें। तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, अब वक्त आ गया है ताकि हम इस चीज़ से जल्दी बाहर निकल सकें। ठीक है। ये नरेश चावला सर, mRNA वैक्सीन को लेकर इधर काम चल रहा है क्या, एक बात। दूसरा जो मॉडर्ना वैक्सीन इससे पहले, या फिर जेपोमेरिन वैक्सीन हमारे पास, और कोवोवैक्स और नोवावैक्स, ये सारी की सारी जो वैक्सीन्स हमारे पास हैं अवेलेबल, क्या इनका भी असर एट द मोमेंट फौरी तौर पर लिया जा सकता है, हो सकता है बॉडी पर, अगर इन वैक्सीन्स को हम लेते हैं? दूसरी तरफ सर, राज्य सरकारें आपको किस मोड में अभी नजर आ रही है? क्योंकि स्क्रीन पर भी सर चल रहा है, ऐसी बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने फैसला लिया है स्कूलों में बच्चों के जाने को लेकर, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। जो डॉक्टर्स हैं जैसे झारखंड में, वहाँ पर उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों को और ज़्यादा बेहतर या एट रेडी मोड में इस वक्त लाने की ज़रूरत है। सरकार के स्तर पर किस तरीके की तैयारी इस वक्त आप देख रहे हैं? क्योंकि पूर्ण वैक्सीनेशन के बारे में मैं ज़्यादा विस्तार में बताऊंगा। मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में तकरीबन 222 करोड़ वैक्सीनेशन लगी थी, जो 2 डोजेस थी। ऑलमोस्ट 110 करोड़ लोग प्रोटेक्टेड हैं। बूस्टर ज़्यादातर लोगों ने नहीं लगवाया था। उसके ऊपर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इस टाइम जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम सब हर्ड इम्यूनिटी से बचे हुए हैं। दूसरा, मत भूलिए, जिनको वैक्सीन लग गई या जिनको कोरोना हो गया और वो बच भी गए, वो कई ऐसे सब क्लिनिकल केसेस जिनको कोरोना हो तो गया लेकिन इतना कम हुआ कि उससे इम्यूनिटी डेवलप हो गई और वो बच गए। तो मैं समझता हूँ इंडिया एज ए सोसाइटी पूरी तरीके से बची हुई आज भी है। दैट इज वाई जो कोरोना, जो ये नया कोरोना JN1 टाइप और दूसरे वेरिएंट्स आए हैं, इनका ज़्यादा कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं है। इनकी लिथैलिटी और वेवलेंस बहुत ही कम है। तीसरा, आपने सवाल पूछा क्या कोई नई वैक्सीन, मत भूलिए जो पिछली वैक्सीन थी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड से मॉडर्ना बन के आई थी या हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान में बनी थी, सबके ऊपर सवाल उठे थे कि वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सम साइड इफेक्ट्स। तो इतनी आसानी से, और मत भूलिए जब पिछली बार कोरोना में हमने वैक्सीन लगाई थी, वो वैक्सीन अप्रूव थी ओनली फॉर इमरजेंसी यूज, इमरजेंसी अप्रूवल। उनकी पूरी तरह जांच नहीं हुई थी। अभी आपको बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन की मैस प्रोडक्शन बंद कर दी है, क्योंकि वो माल बिक नहीं रहा था, हमें शायद उसकी जरूरत नहीं थी। तो हमारे पास कोई अभी रेडी स्टॉक्स नहीं है। और मैं ये भी आपके दर्शकों को बता दूं, एज ऑफ टुडेज सिचुएशन देयर इज नो इंडिकेशन फॉर मैस वैक्सीनेशन। जब पिछली बार आया पेंडेमिक हुआ था, मैस वैक्सीनेशन की जरूरत थी, अभी मैस वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। आप मुझसे पूछेंगी क्या कल स्थिति बदल सकती है, तो ऐसा लग नहीं रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, वी आर प्रोटेक्टेड, नंबर 1। नंबर 2, द लेटेस्ट वेरिएंट्स आर लेस वेरुलेंट एंड लेस लीथल। इस सब को देखते हुए आई थिंक फिलहाल तो आम जनता के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करो। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, इंक्लूडिंग हांगकांग, इन कंट्रीज में लोग साल भर पूरा अपना पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मास्क पहन के जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम भीड़ भाड़ भी ज्यादा करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वैक्सीनेशन की जरूरत है या नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। ये तो शुक्र बनाइए कि हमारे 65 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए कुंभ में, वो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ही आया है। तो एज ऑफ टुडे नथिंग टू पैनिक, वेट एंड वॉच इज द ओनली टिक्टम। प्लस अपनी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना, यही मेरे विचार में सबसे बड़ा प्रिवेंशन भी है और इलाज भी है। ठीक है। अब अनुराग भार्गव सर, MCCD की रिपोर्ट जो आई और उसमें 2021 की, उसमें बहुत भयानक आंकड़े दिए गए थे। हमने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी। एज अ जर्नलिस्ट
सिचुएशन को देखा, लोगों को कितनी परेशानियां हुई, एक एक बेड के लिए लोग किस तरीके से मुश्किल हालात में फंसे थे, जिससे जैसे मदद बन पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, वो सब कुछ हमने एक फेज देखा। और जो एमसीसीडी की रिपोर्ट कहती है वो बड़े नंबर्स दिखाती है। आपको लगता है कि जो बूस्टर डोज लोगों ने नेग्लेक्ट की, उसकी वजह वो सारी भ्रांतियां थी जो फैली बीच बीच में, कि आपने जो पहली वैक्सीन ले ली, आपने जो दूसरी वैक्सीन ले ली, उससे आपको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़, ऐसे बहुत सारी बातें भी चली। कहीं ना कहीं लोगों ने रिफ्रेन किया इसीलिए बूस्टर डोज की तरफ जाने से। देखिए, हम लोगों के देश में क्या होता है कि एक तरफ तो जो सिचुएशन रहती है उसको हैंडल करने के लिए लोग जुट जाते हैं, और दूसरी तरफ उस सिचुएशन को लोग वर्सन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ये है। बाद में इंक्वायरी जब होके आई तो पता चला सब जगह ऑक्सीजन थी। आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे जितने भी जिला अस्पताल हैं, इवन कई CHCs पे जो हैं वो ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, और वो ऑक्सीजन प्लांट ऐसे हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी भर देते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी तो अब कभी होने के सवाल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीन जो बूस्टर डोज अवॉइड किया गया, तो वो अवॉइड इसलिए भी हुआ कि काफ़ी लोगों को ये हो गया, या किसी के घर में अगर कोरोना हो गया तो बाकी लोगों को भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से उनको भी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वैक्सीनेशन तो अपने आप ही एक तरीके से, जैसे डॉक्टर रवि सिंह साहब ने कहा कि पूरे जनता में पूरे हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो गई। बट वैक्सीनेशन तो सर कंपलसरी ही किया गया था ना गवर्नमेंट की तरफ से भी। गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी किया गया था, और लेकिन मुझे याद है कि हम जब तक ऐप में अपने टिक मार्क नहीं दिखाते थे तो इनफैक्ट एंट्री मिलना बड़ा मुश्किल था कहीं पर भी। इनफैक्ट ट्रैवल पर्सपेक्टिव से भी इट वाज कंपलसरी। नहीं, वैक्सीनेशन उस समय कंपलसरी तो था, लेकिन जो आप कह रही हैं वो ये नहीं था। वो आपका था कि आपको कोरोना नहीं है, इस बात का सर्टिफिकेट दिखाइए। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप कोरोना नहीं है, प्लेन में जा रहे हैं तो कोरोना नहीं है, इसका सर्टिफिकेट आप दिखाइए। क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना हो जाता है, तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए था कि आप कोरोना आपको नहीं है तो आप अंदर प्लेन में जा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन तो वो था, वॉलंटरी था। आप अगर सेंटर पे जाते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो और अपने कागज़ दिखाते हैं या अपने फ़ोन नंबर से उसको लगवाते थे, तो वो लगाया जा रहा था। पर वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट सभी का हुआ, और बूस्टर डोज भी काफ़ी लोगों को लगी, और मेडिकल और पैरामेडिकल वर्कर्स और डॉक्टर्स को तो तीसरी डोज भी लगाई गई। तो वो सब पूरा प्रिकॉशंस लिए गए। इस समय हमारे पास सिचुएशन ये है कि हर अस्पताल में कोविड बेड्स अवेलेबल हैं। आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत अच्छी हालत में हैं। वेंटिलेटर्स तो हर अस्पताल में 100 से भी ज़्यादा हैं, अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और सिलेंडर भरने की अपनी इनबिल्ट सुविधाएं हैं, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो इसलिए किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब अस्पताल में कोई दिक्कत आएगी, और अभी से बेड रिजर्व हो गए, तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और चूंकि मैंने सब वो मेंशन किया कोविड के सर्टिफिकेशन, वैक्सीन के सर्टिफिकेशन वाला, मुझे याद है कि मॉल्स में ख़ास तौर पर अगर एंट्री करनी होती थी तो आपको ये दिखाना पड़ता था कि आपने वैक्सीन सारी की सारी लगाई हैं, बिकॉज वो खुद प्रोटोकॉल को मैं फॉलो करती थी, इसीलिए मुझे याद है। डॉक्टर रामिका चौधरी, हमें बाकी चीज़ें गाइडलाइन सरकार की तरफ से आने के लिए अभी कितना वेट करना होगा? कहने का मतलब मेरा ये है कि इससे पहले हमने ट्रैवल एडवाइजरीज को लेकर भी बहुत स्ट्रिक्टनेस देखी थी, और क्योंकि बाहर के देशों में भी कोविड फैल रहा है, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आने के लिए अभी कुछ वक्त है, या जैसे केसेस बढ़ रहे हैं फौरी तौर पर शायद कुछ ही दिनों में ऐसी एडवाइजरी सरकार की तरफ से आ भी जाए? ओके, सबसे पहले ना आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग जो डॉक्टर अनुराग ने अभी बोला है उसमें। वी ऑल्सो हैव सेट अप फ्लू क्लिनिक्स, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने फ्लू क्लिनिक्स भी स्टार्ट कर दिए वेयर वी स्क्रीन द पेशेंट्स। तो स्क्रीनिंग करने के अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेड रिजर्वेशन, और हमारी सबकी तैयारी हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से या एज डॉक्टर्स पूरी है। ये चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, कमिंग टू योर क्वेश्चन, अभी जो है ICMR की गाइडलाइंस जो हैं, जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं, उसमें ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बेसिकली वो हम डिवाइड कर रहे हैं अपनी केसेस को इनटू माइल्ड,
मॉडरेट एंड सिवियर केसेस। माइल्ड केसेस वो हैं जिनको सिर्फ सिम्टम्स लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, बट दीज आर द पेशेंट्स उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, एज इज लेस देन 60, प्लस ऑल्सो द सैचुरेशन इज मोर देन 93%। देन कम्स द मॉडरेट केसेस जिनको फीवर थोड़ा ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, 5 डेज से ज़्यादा, सिवियर कॉफ जिनको आ रहा है मोर देन 5 डेज, एंड द सैचुरेशन इज कमिंग बिटवीन 90 to 93%। इन केसेस को हम लोग वार्ड एडमिशन दे रहे हैं फॉर बेटर मॉनिटरिंग, एंड इफ रिक्वायर्ड वी आर ऑल्सो बिसाइड्स उनको हीमोडायनामिकली मॉनिटर करने के अलावा वी आर गोइंग फॉर CT एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस ऑल्सो। देन कम्स द सिवियर केसेस। अगर किसी का भी रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है या सैचुरेशन 90% से ज़्यादा बिलो है, तो हम उनको सिवियर केसेस में लेबल कर रहे हैं, जिनको हम लोग HDO या ICUs में रख के ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का या फिर HNFNC हो गया या फिर इंट्यूबेशन मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट, वो हम दे रहे हैं। सो ICMR की साइड से अभी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आ गई हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर कैटेगराइजिंग द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। बिसाइड्स दैट अभी इतना हमें, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इस पैनल पे, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल में, most of those cases are mild cases that we are getting. Almost 80% cases mild हैं, जिनको सिर्फ upper respiratory symptoms हैं, जिनको हम लोग जो है home isolation recommend कर रहे हैं, and of course besides that जो preventive measures हैं, मास्क पहनना, बाहर नहीं लोगों से interact नहीं करना, वो सब चीजें हम लोग कर रहे हैं एडवोकेट। ठीक है डॉक्टर नीरज, 10 सेकंड बस आपका एक क्लोजिंग, और डॉक्टर रवि आपका भी एक क्लोजिंग कमेंट लेके बस खत्म करूंगी। डॉक्टर नीरज आपके साथ। जी मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं सभी प्रॉपरली फॉलो करें, और हेल्दी डाइट लें, और प्रॉपर नींद लें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और जैसे जो बताए गए नाक, आँख और मुंह, इन सबको टच ना करें। हॉस्पिटल जाएं तो ज़रूर मास्क लगा के रखें, जहाँ पब्लिक गैदरिंग वहाँ मास्क लगा के रखें। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि अभी पैनिक करने की कोई बात नहीं है। हाँ, हमें पता है कि कोविड है, इसके ऐसे सिम्टम्स हैं, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ी सी ना जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, दैट इज़ ऑल, एंड जस्ट कीप अ क्लोज वॉच ऑन द ओवरऑल सिचुएशन, ताकि अगर चीज़ें वर्सन करें तो हमें टाइमली पता चल जाए कि क्या करना है। बिल्कुल, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस वक्त मुझे लगता है की है किसी भी तरीके के वायरस से एक्सपोजर को खुद को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नरेश, आपने ज्वाइन इन किया, डॉक्टर अनुराग भार्गव, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, डॉक्टर अनामिका चौधरी एंड डॉक्टर रवि कुमार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।